जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है जनरल स्टडीज की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो हमारी बुक है इसका ये 5th एडिशन है और इसके अंदर जो है सभी टीसीएस क्वेश्चंस को लिया गया है जो अब तक यानी कि सितंबर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसके अंदर लिया गया है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये चैप्टर वाइज बुक है। आपको मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है ये आपको मिल जाएगी और हम यहाँ पर आपको जो है इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करवा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं करते हैं तो उनको डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, इसलिए जो है इस सेशन जो है आपके लिए जरूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साइंस करवाता हूं और साइंस का पोर्शन में बायोलॉजी जो है आपकी चली हुई है। बायोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन एनाटॉमी को जान रहे हैं, इससे पहले हम हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को जान चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रहेगा, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम से ही क्वेश्चन जो है आज आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको जो है थोड़ी थ्योरी वगैरह जो है बताता हुआ चलूंगा। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, रूमिनेंट होती है ये जानवर जो जुगाली करते हैं। जुगाली क्या होती है अगर मैं बात बताऊं तो रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम फूड को खा लेते हैं और खाने के बाद स्टमक के अंदर एंजाइम उनको डाइजेस्ट करते हैं, चबाते पहले हम। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि भैंस है, गाय है, ये रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब ये फूड को पहले अंदर ले लेते हैं, उसके बाद में आराम से बैठ के आराम से उस फूड को बाहर निकालते रहते हैं और चबाते रहते हैं और बाद में अंदर लेके जाते रहते हैं। थोड़ा सुनकर अजीब लगेगा बट ये ही प्रोसेस होता है, जुगाली करने का मतलब ही ये होता है। ठीक है, तो रूमिनेंट लाइक कैटल जो होती हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डैश हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, क्योंकि मेनली आप सभी को पता होगा कैटल जो है घास फूस खाते हैं और प्लांट या घास फूस जो है सेलुलोज से बने हुए होते हैं, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यानी कि उनके स्टमक में एक जगह होती है उसके बारे में बात की गई है। तो स्टमक की जगह है जिसका नाम है रूमेन। क्या नाम है, रूमेन। किसी भी कैटल या रूमिनेंट एनिमल के स्टमक का ऊपरी हिस्सा जहां पर वो फूड को स्टोर करते हैं उसको हम रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कह सकता है कि जो रूमिनेंट हैं या फिर कैटल हैं वो अपने फूड को कहां पर स्टोर करते हैं, कहां पर स्टोर करते हैं, तो आप कह सकते हो कि रूमेन में जो है स्टोर करते हैं। ओएसोफेगस जो है जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप होता है। लगभग अगर मैं बात करूं हमारी तो ये जो है 25 सेंटीमीटर का जो है लंबाई के साथ ओएसोफेगस होता है। ओएसोफेगस का काम केवल इतना ही है कि फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा। ये ओएसोफेगस की नौकी है, एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट है बट डाइजेशन में कोई भी रोल अदा नहीं करता है, यानी कि नो रोल इन डाइजेशन। इसका किसी भी प्रकार का नो रोल इन डाइजेशन, पाचन में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी रोल जो है इसका नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा ओएसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी जो जहां पर फूड जितना भी डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता है यानी कि अवशोषित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर फूड से जो अच्छा मटेरियल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है आपकी ब्लड के अंदर चला जाता है और जो खराब मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता हुआ एनएस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो है आपका फंडामेंटल होता है किसका भी, आपका किसी भी एनिमल के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। तो वैसे भी आप देख सकते हो कि रूमिनेंट लाइक कैटल जो होते हैं जुगाली करने वाले पशु में रूमेन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है which of the following animals have a single opening of their digestive system that serve both mouth and anus। यानी कि एक ऐसा एनिमल है जिसका एक्सक्रेशन का भी वही मतलब पार्ट है और इनटेक का भी वही है। हम क्या करते हैं, हम माउथ के थ्रू तो इंटेक करते हैं
और एमएस के थ्रू एक्सक्रेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो माउथ और एमएस दोनों से इनटेक और आउट मतलब जो है एक्सट्रैक्ट जो है कर सकते हैं, अंदर या बाहर कर सकते हैं फूड को। तो उसको क्या कहते हैं, एनिमल्स को क्या कहते हैं, तो उस एनिमल का नाम है प्लेंटेहेलमिन्थिस। ये बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। एसएससी का मन पसंदीदार ग्रुप हो चुका है प्लेंटेहेलमिन्थिस। अगर आपने एनिमल किंगडम को करा है तो आप प्लेंटेहेलमिन्थिस ग्रुप को या फाइलम को जो है अच्छे से जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर प्लेंटेहेलमिन्थिस होगा। याद रखना कि प्लेंटेहेलमिन्थिस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। विच फूड रिक्वायर्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड। देखिएगा, सबसे बड़ी ज्यादा बड़ी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी छोटी आंत। वैसे छोटी आंत की लंबाई जो है सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो 7 से 7.5 तक होती है। आप ये कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो कौन होता है, वो जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट आपकी स्किन है। लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ी जो है वो कौन है, स्किन यानी कि त्वचा है। ये बात आप याद रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है, वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो किसका बड़ा होगा, क्वेश्चन ये पूछा है, स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी बड़ी होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी बड़ी होगी, जो वेज होंगे, वेज यानी कि जो आपके वेजिटेबल खाते होंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी। और जो नॉन वेज होंगे, जो मीट खाते होंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो क्या होगी भाई, छोटी होगी। ठीक है, इनकी बड़ी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनिमल्स में सबसे बड़ी जो इंटेस्टाइन जो होती है वो किसकी होती है, तो आपने सुना होगा खरगोश जो होता है, खरगोश की इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। एनिमल्स में सबसे बड़ी इंटेस्टाइन जो है खरगोश की होती है, और छोटी जो है वो किसकी होती है, शेर चीता की होती है, क्योंकि ये जो है मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी एनिमल्स जो होंगे उनकी इंटेस्टाइन की लंबाई छोटी होगी, और शाकाहारी जो होंगे उनकी इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। रीजन, क्योंकि नॉन वेज जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और वेज को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसकी लंबाई छोटी होती है। तो आप देख सकते हो इनमें से विच फूड रिक्वायर्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वेज यानी कि ग्रास जो खाते होंगे, जो ग्रास खाते होंगे उन एनिमल्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो ज्यादा लंबी होगी, जैसे कि खरगोश। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a function of calcium in our body? देखिएगा, सभी को पता है कैल्शियम जो है वो बोन की फॉर्मेशन करती है। विटामिन डी से जो है हम कैल्शियम बनाते हैं। विटामिन डी जो होती है वो सोर्स होती है कैल्शियम की, और बोन को मजबूत करती है कैल्शियम। और भी काम करती है, देख लेंगे हम क्या क्या काम करती है, वो और पढ़ लेते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। बिल्कुल ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए मैंने बहुत से जो है आपको प्रोटीन भी बताए थे, आपको विटामिन भी बताए थे। ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन रोल अदा करता है, अगर मैं बात करूं ब्लड क्लोटिंग की, ब्लड क्लोटिंग के अंदर प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी होती हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये तो प्रोटीन एसेंशियल हैं, जरूरी हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। विटामिन कौन सी एसेंशियल है, विटामिन कौन सी जरूरी है, तो विटामिन जो है वो डी जरूरी है, विटामिन जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए के जरूरी है। कौन सी जरूरी है, के जरूरी है। एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जरूरी है, मैं ये करवा चुका हूं, आपको दोबारा बता रहा हूं। तो आपका कैल्शियम एलिमेंट जो है वो जरूरी है विटामिन के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए। और ब्लड क्लोटिंग के लिए ब्लड की कौन सी सेल यानी कि कोशिका जरूरी है, तो ब्लड की जो है आपकी प्लेटलेट्स जो हैं जरूरी हैं। कौन सी जरूरी है, प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करती हैं। तो इतनी चीजें जो है ब्लड को क्लोट करती हैं, याद रखिएगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, ये इससे क्वेश्चन पूछा है। इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बात बताओ, कैल्शियम का डाइजेशन में क्या रोल हो सकता है। डाइजेशन में ये क्या कोई एंजाइम थोड़ी ना है, एंजाइम तो है नहीं, तो ये ही ठीक होगा। ये गलत बात है, इसका कोई भी रोल नहीं है भाई डाइजेशन में। डाइजेशन में कैल्शियम किसी भी प्रकार का कोई भी रोल अदा नहीं करता है। उसके बाद इट इज एसोसिएटेड
विद हेल्दी बोन एंड टीथ, बिल्कुल भाई, बोन और टीथ का निर्माण जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट से होता है, ये हमेशा पढ़ते आए हैं। मैं लिख देता हूँ, बोन का निर्माण जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इट हेल्प मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल भी, मांसपेशियों के संकुचन में मदद करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने में भी ठीक करती है। कैल्शियम के 3 रोल याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, कैल्शियम कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाएगी? तो कैल्शियम जो है वो मिल्क के अंदर जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें भाई? मिल्क यानी कि दूध में कौन सा प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following is able to regenerate our digestive system with good microbes that will neutralize the harmful ones? यानी कि निम्नलिखित में से क्या हमारे पाचन तंत्र में सूक्ष्म कीटाणुओं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम है जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है? देखिएगा, एक बात बताता हूं आपको। आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के बारे में लगभग स्टूडेंट की एक ही थिंकिंग होती है कि बैक्टीरिया हार्मफुल है। नहीं भी, बैक्टीरिया हार्मफुल होने के साथ जो है यूजफुल भी है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है एक डाइजेशन में भी रोल अदा करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं बैक्टीरिया। तो इसलिए बैक्टीरिया जो है हार्मफुल भी हैं और जो है यूजफुल भी हैं। अब बैक्टीरिया को अगर केवल किल करना है, अगर बैक्टीरिया को केवल किल करना, मारना है, तो हम क्या कर लेंगे? एंटीबायोटिक ले लेंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग कर लेंगे, केवल किल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा? इसने कहा है कि ये रीजनरेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बैक्टीरिया है उनको बनाता है, जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनको बनाता है। यानी कि जो यूजफुल बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया जो है उनको तो बनाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। हार्मफुल जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। उस चीज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है ये, तो उसको एंटीबायोटिक तो कहेंगे नहीं, और क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे प्रोबायोटिक्स। क्या कहेंगे? प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, यूजफुल बैक्टीरिया जो हैं उनको बनाए रखते हैं। एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी, ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, वो सभी बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। इसीलिए एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं खानी चाहिए, एंटीबायोटिक ज्यादा खाने से शरीर जो है वो खराब होता, सुना होगा आपने, तो ये याद रखिएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अभी, वेयर आर विल्ली प्रेजेंट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताता हूं और फिर विल्ली के बारे में बताता हूं। विल्ली और एलिमेंट्री कैनाल, 2 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। विल्ली क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इट इज फेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह है माउथ से लेकर आपके एमएस तक का एक फेज है, पूरा का पूरा। माउथ, बक्कल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस, ये पूरा फेज जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 9 मीटर के करीब होती है, 9 मीटर के करीब होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ और बॉडी होता है। लॉन्गेस्ट ऑर्गन तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ओवर बॉडी होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट भाग है, ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये बहुत से ऑर्गन से बना हुआ एक भाग है, पार्ट है, ये बात आप याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो है, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की, तो फर्स्ट पार्ट ह्यूमन बॉडी में बनने वाला पहला पार्ट किसको बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो किसको कहा जाता है? वो एलिमेंट्री। क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी माँ के पेट में बनता है तो उस टाइम पर सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की ही फॉर्मेशन होती है। उसके बाद पहला ऑर्गन बनता है, फर्स्ट ऑर्गन जो बनता है एलिमेंट्री कैनाल के बाद, वो आपका हार्ट होता है। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब माँ के पेट में बच्चा बन रहा होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले जो फेज बनता है, जो पार्ट बनता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। आपने सुना होगा, ये जो है आपकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सुना होगा, छोटी आंत के बारे में सुना होगा। छोटी आंत जो होती है, स्मॉल जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा होती है, 7 से 7.5
मीटर लंबा जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? इनका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो चीज हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का काम किसका है? भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। तो यहां पर आप देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं और वो फूड एब्जॉर्ब होता कहां पर है, ये पॉइंट नोट करने का है। यहां पर आपके ऐसे करके कुछ शेक बने होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत टीनी होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, और इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड होता है इनके अंदर, रक्त होता है, ब्लड होता है। और ये जो ब्लड वेसल्स जो है, ये ब्लड जो है ये क्या करता है, जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद इनके थ्रू निकलता है, इनको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विल्ली, इनको क्या बोलते हैं? विल्ली। विल्ली डाइजेस्टिव सिस्टम की छलनी भी आप कह सकते हो। जब फूड इनके अंदर से निकलता, डाइजेस्ट हुआ तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये विल्ली क्या करती हैं, ये माल मसाला यानी कि जो एसेंशियल चीज हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो जरूरी चीज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि जो हम फूड खाते हैं उसमें एसेंशियल चीज है, कुछ खराब चीज है, तो एसेंशियल यानी कि अच्छे वाली चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है विल्ली और ब्लड को दे देती है। तो यही काम है विल्ली का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। और इसीलिए विल्ली को यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहते हैं, यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र की इकाई जो है हम किसको कहते हैं? विल्ली को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विल्ली के बारे में, ठीक है। तो विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, याद रखिएगा। आपको डायग्राम तो हर एक सिस्टम का अच्छे से माइंड के अंदर सेट होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन सा ऑर्गन कहां पर होता है, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, पढ़ाई के लिए जरूरी है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। हमें हमारी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहां पर है, क्या करता है, कैसे करता है, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कोल्ड एंड इज अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि मनुष्य के अंदर जो छोटी आंत जो होती है वो कितनी मीटर लंबी होती है, तो ये मैं बता चुका हूँ। सबसे लंबी जो होती है वो कौन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब जो आपकी बॉडी की ही बात करता हूँ, आपके शरीर का सबसे लंबा जो ऑर्गन होता है, अंग होता है, वो कौन होता है? छोटी आंत ही होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 1.5 मीटर तक कौन होती है, ये भी मैं बता ही देता हूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत जो होती है आपकी, इंटेस्टाइन जो होती है, वो 1 से 1.5 मीटर के करीब होती है। आप कहोगे सर फिर इसका नाम बड़ी क्यों है? छोटी बड़ी है, बड़ी छोटी है। बड़ी का मतलब, लार्ज का मतलब लंबी नहीं होता, लार्ज का मतलब ऐसे लार्ज होता है, तो ये चौड़ी है, ऐसे लार्ज है ये, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, डाइटरी के अनुसार आपका अलाउंसेस क्या है, कितना आपको खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। 1 मिनट देखिएगा, मैं पहले तो आपको WHO मूर्ख बोर्ड की एक डेफिनेशन सुनाता हूं आपको। WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन को, मेल फीमेल, मैं एन एवरेज बता रहा हूं, ये फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, और ग्रामीण के लिए अलग है, शहरी के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है। मतलब एन एवरेज एक व्यक्ति को, एन एवरेज बता रहा हूं, एन एवरेज एक व्यक्ति को पूरे दिन में 2400 कैलोरी चाहिए। ये WHO की डेफिनेशन है कि एक डाइट क्या है। डाइट का मतलब उसने कहा WHO ने कि एक एवरेज, मतलब एवरेज अकॉर्डिंग, एवरेज मान रहा हूं मैं, सभी का एवरेज मान रहा हूं, एवरेजन एक दिन में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल मूर्ख डेफिनेशन है। डाइटरी के अनुसार, जो डाइट प्लान बनाते हैं उनके अनुसार क्या कहता है, डाइटरी क्या कहती है कि आपको उतनी चीज की जरूरत है जितनी आपकी को रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा रिक्वायरमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो आपके लिए सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रिक्वायरमेंट तो है लेकिन वो सेफ नहीं है आपके लिए। मान के चलो आप हार्ट पेशेंट हो, आपको फैट की रिक्वायरमेंट तो है बट वो आपके लिए सेफ नहीं है। तो डाइटरी ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और वो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट भी जो सेफ हो, वो आपका डाइटरी अलाउंस है। यानी कि मान के चलो मैं रनर हूं तो नहीं, मैं मान लेता हूं मैं एक बहुत बड़ा एथलीट हूं, बस एथलीट हूं थोड़ा, ठीक है, हाँ मैं बहुत बड़ा एथलीट हूं,
एथलीट हूं तो भाई मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मुझे कैलोरी चाहिए। यानी कि मुझे कैलोरी ज्यादा चाहिए, प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, फैट भी ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा चाहिए। एक एक ऐसा बंदा है जो पूरे दिन पबजी खेलता रहता है, कुछ करता नहीं है, पूरे दिन पड़ा रहता है, उसको तो 1000 कैलोरी भी नहीं चाहिए। अरे मुझे तो 4000 कैलोरी में भी काम ना चले, और वो पबजी खेलने वाला है, वो 1000 कैलोरी भी उसको ज्यादा हो जाएंगी, और इसने कह दिया मूर्ख बोर्ड में कि 2400 कैलोरी चाहिए। अरे भाई मुझे, मेरा जो काम था वो तो नहीं चला, मैं तो इन कैलोरी को 4 घंटे में बर्न कर दूंगा, रनिंग करूंगा। तो बाइक है बॉडी, हमारा शरीर जो है एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जितनी चलाओगे उतना तेल डाल दो, जितना तेल डालोगे उतनी चला लो आप। सेम आपका शरीर है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो डाइटरी अलाउंस के अनुसार आपको कितनी डाइट चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। हालांकि आजकल टप्पा मार कोच 2-3 महीने का ऐसे कोर्स वोर्स करके और अपने आप को बहुत बड़ा डाइटरी समझने लग जाते हैं, बहुत तो मतलब आप ये मान सकते हो मूर्खता उनकी, बहुत से बच्चों का जो है शरीर खराब करवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कोर्स होता है, आप ये मान सकते हो डाइटरी अलाउंस का या डाइटरी का जो है मास्टर्स तक होता है। इसमें अच्छे अच्छे लेवल तक आप नहीं पता कर पाते कि किसको कितना जो है डाइट देनी है, ठीक है। तो आप कभी भी ये जिम विम के चक्कर में आके गलत जो है डाइट यूज ना करें। तो रिक्वायरमेंट्स प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आपको जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कांट बी ब्रोकन डाउन बाय द जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक के अकॉर्डिंग जो है आपकी कौन सी चीज जो है वो क्या नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं होती, डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और कोई एनर्जी नहीं देती, बट हेल्प द बॉडी गेट राइट द वेस्ट्स एंड कीप द इंटेस्टाइनल ट्रैक हेल्दी। लेकिन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और आपके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसको सुरक्षित रखती है, अच्छा रखता है, स्वस्थ रखती है। तो उसको क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी आपकी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। और कार्बोहाइड्रेट तो 1 ग्राम 4.3 कैलोरी एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देती है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि हम खाते ही कार्बोहाइड्रेट हैं। वैसे ज्यादा एनर्जी फैट में होती है, 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी एनर्जी होती है। इधर दूसरा है आपका फाइबर, इज द राइट आंसर। फाइबर इसका राइट आंसर है कि फाइबर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं देता, कुछ काम नहीं करता, बट आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है आपका उसको सुरक्षित रखने, स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम बात कर चुके हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस जिनके थ्रू आपकी पूरी बॉडी काम करती है, उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। चाहे आप खाना खा रहे हो, सांस ले रहे हो, उनके थ्रू आप एनर्जी बना रहे हो, जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। इन आवर बॉडी आर द कैरिड आउट बाई, तो किन के द्वारा जो है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है की जाती हैं, संचालित की जाती हैं। अब एक बात बताओ भाई, हम एनर्जी बना रहे हैं, मेन मेटाबॉलिक का मतलब क्या, रिएक्शंस का मतलब क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है एनर्जी बनाना। और एनर्जी बनाने में कौन रोल अदा कर रहे हैं, आपको विक्सर एंजाइम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके सिंपल में बदल रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं एंजाइम, और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या मैं कह सकता हूं प्रोटीन जो होते हैं आपके, प्रोटीन जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन करने में प्रोटीन जो है योगदान देते हैं। तो ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। लिपिड, साल्ट के बारे में पता ही होगा, लिपिड जो होते हैं फैट होते हैं, ठीक है। तो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन करेंगे, आपकी प्रोटीन जो है वो काम आएंगे, मतलब यूज होंगे किसके अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश ए फ्लूइड सेक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। यानी कि जब माँ का मतलब जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, जो डिलीवरी जो मदर होती है जिसकी डिलीवरी हाल में हुई है, तो उसके द्वारा पहला जो एक फ्लूइड सीक्रेट बाय न्यू मदर,
नई मदर के द्वारा जो पहला जो मिल्क जो सेक्रेट किया जाता है कंटेन द न्यूट्रिएंट दैट बूस्ट ए बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शंस, जिसके अंदर क्या होती है बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बनाने की क्षमता और इन्फेक्शन से लड़ने की जो है क्षमता होती है। उस मिल्क को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही जो है बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा जो पहला मिल्क होता है आप ये कह सकते हो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ठीक है। फीमेल का जो पहला मिल्क होता है आपको पता है मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क बनाती है, आपको यही पता होगा मिल्क जो है केवल डिलीवरी के बाद ही एजैकुलेट होता है, ऐसे एजैकुलेट नहीं होगा, पहले नहीं होगा, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मिल्क की फॉर्मेशन करते हैं और उसको इजैकुलेट करते हैं, वो केवल और केवल डिलीवरी के टाइम पर ही एक्टिव होते हैं, वैसे एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी है। मिल्क ऐसे नहीं बनता, केवल डिलीवरी पीरियड में ही आपका मिल्क फॉर्म होता है और इजैकुलेट होता है। अब देखो इसको कहते क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है, ऑप्शंस को यदि नेगलेक्ट करोगे तो भी बेस्ट रहेगा। चलिए ऑप्शंस को नेगलेक्ट करते हैं। पहला है आपका सेबम। सेबम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जो आपका ऑयली फ्लूइड बॉडी से जब हम देखते हैं ऐसे ऐसे ऑयली फ्लूइड निकलता है बॉडी से, एक तो तस वाइट पसीना, एक बॉडी से ऑयली फ्लूइड निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑयली फ्लूइड सेक्रेटेड बाई बॉडी। शरीर के द्वारा जो ऑयली फ्लूइड निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है सेबम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैं तीनों की डेफिनेशन बता रहा हूँ। साइनोवियल, आपने सुना होगा साइनोवियल जॉइंट, सुना साइनोवियल जॉइंट, तो वो जॉइंट जिनके बीच में साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, यानी कि लिक्विड बिटवीन टू बोन्स जॉइंट लिख देता हूं, खेल खत्म। उसके बाद बचता है कोलेस्ट्रम और एक बचता है आपका सेरुमेन। सेरुमेन क्या है तो मैं ये बता देता हूं, इसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं, जो आपके कान में से जो वैक्स निकलता है उसको हम बोलते हैं आपका शेरुमेन। क्या बोलते हैं, शेरुमेन। एक बचता है, ऑप्शन नेगलेक्ट करके आप कर सकते हो, ये है आपका कोलेस्ट्रम। क्या है, कोलेस्ट्रम इज द राइट आंसर, कोलेस्ट्रम इसका ठीक आंसर होगा। सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो मे बी न्यू मदर्स जो इनिशियल डे में जो इजैकुलेट करती है फ्लूइड उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो हम सेबम कहते हैं, जो जिसके पास बहुत ज्यादा जो है बूस्ट है बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम और जो है इन्फेक्शन से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी जो है इनकरेक्ट है, गलत है, क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लीवर सेक्रेट्स बाइल, बिल्कुल भी लीवर बाइल को सेक्रेट करता है और स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के अंदर जो है स्टोर होता है, ये बात आप याद रखिए। लीवर द्वारा रिलीज किया जाता है और जो आपका पित्ताशय जो है उसके अंदर इकट्ठा होता है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, बिल्कुल भी लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन, तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट इंटरनल करो भाई, इंटरनल ऑर्गन भी है, वैसे सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है, हैवीएस्ट ऑर्गन भी है, वेट भी सबसे ज्यादा है, वेट भी सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर। हाईएस्ट वेट जो है लिख देते हैं, हाईएस्ट वेट भी इसमें लगभग 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg का जो है ये होता है, कौन भी आपका लीवर, ठीक है। उसके बाद जो लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है ये भी। द लीवर इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑन द लेफ्ट साइड। देखिएगा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको हर ऑर्गन की लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा ऑर्गन कहां पर है। अब एक बात है, लीवर यहां पर है तो ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, आपको तो लेफ्ट दिख रही होगी, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड साइड ये होगी, ठीक है, ये ही ना, तो यहाँ पर मेरा लीवर है, ठीक है। एब्डोमिनल, ये वाली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है, और अपर एब्डोमिनल के लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है आपका कौन होता है, लीवर होता है। तो नोट इनकरेक्ट पूछ रखा, तो ये इनकरेक्ट है। ये इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन होता है, किसका भी, आपके लीवर का, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A large muscular sheet called dress from the floor of chest cavity, ये आपकी कैविटी जो होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी बोलते हैं इसको, जिसमें आपके लंग्स होते हैं, रिब्स होते हैं, तो इसको हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, जिसमें आपके लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े इसी के अंदर होते हैं, और फेफड़े
किस जो है आपकी लेयर के ऊपर, किस मस्कुलर सीट के ऊपर टिके हुए होते हैं, तो उस सीट को क्या कहते हैं, आपका डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये मिड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। ये आपका नीचे वाला जो एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, इनको डिवाइड करती है, इसलिए इसको मिड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसके ऊपर लंग्स टिके हुए होते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिफेक्ट आ गया बॉडी में तो काम चल जाएगा, आप रिकवर हो सकते हो, बट ये रिकवर नहीं करेगा। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया, हालांकि इसके अंदर डिफेक्ट नहीं होता, ये टूटता फूटता, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा मतलब मजबूत है ये, लेकिन फिर भी अगर गलती से आ गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लैरिक्स गले में होता है। लैरिक्स कहां पर होता है, गले में होता है। डेडुनम, डेडुनम जो होता है ये भाग होता है यहाँ पर, जो यहाँ से जाता है, यानी कि स्टमक से जो जाता है उसको डेडुनम बोलेंगे। और एल्वियोली जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है। लंग्स की यूनिट जो होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट जो होती है, श्वसन तंत्र की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, आपकी एल्वियोली होती है। ठीक है भाई, तो डी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। Which of the following is indigestible portion of our diet essential to the health of digestive system? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? कौन सा अपचनीय, जिसका डाइजेशन नहीं होता? देखिएगा यहाँ पर तो फैट का डाइजेशन होता है। फैट किस में बदलता है, फैट फैटी एसिड में बदलता है। फैट किस में बदलता है, फैटी एसिड में डाइजेशन होता है। कौन करता है, एंजाइम करते हैं। कौन कौन से एंजाइम करते हैं, ये मैं लिख देता हूँ। फैट का डाइजेशन पहले स्टार्टिंग में इसको डाइजेस्ट करेगा बाइल जूस, लीवर से निकलने वाला बाइल जूस इसको अब डाइजेस्ट करेगा, लेकिन फुल यानी कि पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कौन करेगा, तो आपका डाइजेस्ट करेगा लाइपेज। कौन करेगा, लाइपेज। पैनक्रियाज रिलीज करेगी लाइपेज। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैं सभी को लिख रहा हूँ यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब जो सिंपल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में डाइजेस्ट करने से पहले कार्बोहाइड्रेट को जो है दो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं। पहला तो लार यानी कि सलाइवा का टाइलिन, पहला स्टार्टिंग में टाइलिन, टाइलिन ये स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। और दूसरे नंबर पर जो आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा उसका नाम है अमाइलेज, अमाइलेज। ये पैनक्रियाज से रिलीज होगा। उसके बाद आपका आता है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। कौन डाइजेस्ट करता है, अगर आपसे पूछेगा कि कौन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, तो प्रोटीन को भी दो डाइजेस्ट करते हैं। पहला तो स्टमक से पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन ये जो है हाफ डाइजेशन करता है, आधा डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और उसके बाद आता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये आपके पैनक्रियाज से रिलीज किया जाता है और पैनक्रियाज इसको फुल डाइजेस्ट करती है। देखिएगा मैं अलग कलर लेके मार्क कर रहा हूं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों जो है पैनक्रियाज ग्लैंड द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में ये होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा गया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है वो कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा जो है बिल्कुल मैंने इसमें बहुत सी चीजें करवा दी हैं। रफेज जो है वो किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ये केवल वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में काम आती है और आपका इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसको जो है हेल्दी रखती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। रफेज फाइबर होती हैं, रफेज फाइबर होती हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट वन विद द हेल्प ऑफ, तो मैंने अभी भी बताया है कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट है। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स थे उधर वाले और इधर मैंने जो कन्वर्ट किए वो सिंपलेस्ट थे, और जो ये कन्वर्ट करने वाले थे ये वाले, इनको हम एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो ये जो है सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम इज द राइट आंसर। एंजाइम जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा मैं इसमें समय नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये मैंने समझा दिया है। हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी चेंज आते हैं, बॉडी में जितने भी चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, वो सारे के सारे हार्मोन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, और स्टमक के बाद ये यहां से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम, ये हिस्सा होता है डेडुनम, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो जाती है छोटी आंत, और छोटी आंत का जो डेडुनम होता है, डेडुनम इलियम, तो डेडुनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों से मिलकर जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे लंबी हिस्सा यही होता है। तो यहाँ पर जो होती है दो ऑर्गन अटैच होती हैं, एक तो ऑर्गन अटैच होता है यहाँ पर आपका लीवर, और लीवर के नीचे गाल ब्लैडर, ठीक है, याद रखिएगा लीवर और गाल ब्लैडर, और यहां से आपका अटैच होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय, ठीक है। यहां पर ये लीवर, ये गाल ब्लैडर, जिप भी लिख देता हूं मैं इसको, गाल ब्लैडर, ठीक है। तो अब देखो, ये लीवर बाइल जूस रिलीज करते हैं, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, इंसुलिन भी रिलीज करते हैं। ये रिलीज कहां पर होती हैं सारी चीजें? ये सारी चीजें आपके डेडुनम हिस्से में होती हैं। डेडुनम किसका हिस्सा है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डायग्राम में डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम सभी पता होना चाहिए। तो ये किसके अंदर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है रिलीज करते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके सेक्रेशन को रिसीव करते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहां पर केवल ये देखता ना कि सेक्रेशन फ्रॉम लीवर कौन रिसीव करता है? सेक्रेशन फ्रॉम लीवर को गाल ब्लैडर रिसीव करता है, पहले बाइल को रिसीव करता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाइल वास्तव में जाता कहां पर है? ये यहीं पर जाता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर नहीं, लीवर का सेक्रेशन तो गाल ब्लैडर जो है रिसीव करता है, कह दोगे, एक दो स्टूडेंट के मन में आ गया होगा अगर उसने थोड़ी बहुत भी अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। लेकिन आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये दोनों का पूछा है, तो दोनों का जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम ही आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following organs secretes hydrochloric acid that help our body in killing pathogenic bacteria? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये वही एसिड है जिसको हम तेजाब बोलते हैं। ये तेजाब हो गई, जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और पाया कहां पर जाता है? ये स्टमक में पाया जाता है, और स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है। करेगा क्या? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, पैथोजन को तो मारे ही मारेगा, साथ के साथ जो फूड आता है उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर देगा, उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देगा। अगर आप भोजन को चबाओगे नहीं तो भी भोजन जो है स्टमक में जाकर टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर HCl मौजूद है, तेजाब मौजूद है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी ये वो तेजाब है जो स्किन को बर्न कर देता है, लेकिन स्टमक के पास ऐसा क्या है कि स्टमक बर्न नहीं होता है। तो स्टमक के पास एक लेयर है जिसका नाम होता है मुक्कस, और ये जो मुक्कस लेयर जो है ये स्मूथ मसल से बनी होती है, चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव HCl का नहीं पड़ता। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुक्कस पर। लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा बाहर निकलने लगेगा तो बहुत ज्यादा जलन करेगा, पेट में दर्द करेगा, एसिडिटी जिसको बनती है उससे पूछ कर देखना कि ये दर्द करता है या नहीं करता है HCl, ठीक है। लेकिन जब तक ये स्टमक में रहेगा तो ये मुक्कस इसको इनएक्टिव रखेगा, क्योंकि मुक्कस एक स्मूथ मसल है, और वो कहते हैं ना चिकना गड़ा, इस चिकने गड़े पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसका भी? HCl का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल दैट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी है और शाखित है। तो लंबी सेल्स कौन सी होती हैं, लॉन्ग सेल कौन सी होती हैं, वैसे भी हम कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट सेल किनको कहते हैं? ये लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी, सबसे लंबी सेल जो होती है नर्व सेल होती है, जिससे कौन बना हुआ होता है? ब्रेन जो है, ब्रेन सेल इनको बोलते हैं। ब्रेन का निर्माण इसी से होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपकी अमीबा के शेप की होती हैं, अमीबा के शेप की होती हैं, और जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इस चपटे शेप की होती हैं, ऐसी, ठीक है। तो ये याद रखना है। और आपकी जो है कोलमनर एपिथेलियल सेल तो ऐसे स्तंभाकार होती हैं, ऐसे करके। नेक्स्ट पर चलते हैं। Which part of human brain is responsible for walking in straight line? In straight line, ये वर्ड देखिएगा,
वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। देखिएगा मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, मेरा बैलेंस है बिल्कुल अच्छे से, स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए भी मुझे बैलेंस चाहिए। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा गया है कि बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है। ब्रेन के बारे में आपको पता होगा, ब्रेन जो है आपका न्यूरॉन से बना होता है, नर्व सेल से बना होता है, यानी कि ये न्यूरॉन से बना होता है। इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी, डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। लगभग इसका वेट जो है 1350 ग्राम होता है और ये ग्लूकोज से अपनी एनर्जी बनाता है और लगभग 20% ग्लूकोज का प्रयोग आपका ब्रेन ही करता है। ये चीजें आपको पता होंगी। ब्रेन के पार्ट होते हैं, मैं ब्रेन के पार्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ब्रेन की मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, आपका फोर ब्रेन जिसको हम अग्र भाग कहते हैं। एक होता है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और एक होता है आपका हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं आपके ब्रेन की। अब फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, याद नोट कीजिएगा। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं, एक होता है थैलेमस, थैलेमस, और तीसरा होता भी आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी होती है, ठीक है। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते, 4 लोब होते हैं, ऐसे करके लोब होते हैं, ऊपर नीचे 1 2। ऊपर वाले देखने का काम करते हैं, नीचे वाले सुनने का काम करते हैं, ठीक है। देखने और सुनने का काम मिड ब्रेन ही करता है। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। हैंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, बेलम, मेडुला ओब्लंगेटा, मैं मेडुला ही लिख रहा हूं। पोन्स वेरियोला, मैं केवल पोन्स लिख रहा हूं, पोन्स वेरियोला। ये पार्ट्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट किसका होता है। चलिएगा मैं जल्दी जल्दी इनको बता देता हूं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। सेरिब्रम, सेरिब्रम, ब्रम क्या करता है, जितना भी बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, जितना भी सोचना समझना याद करना, रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल, सारे काम, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं, बुद्धिमत्ता का केंद्र, बुद्धिमत्ता का केंद्र। आप समझ सकते हो, सोचना समझना याद करना, रीजनिंग मैथ सारे सवाल, ठीक है। थैलेमस जो आपके सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन मतलब स्किन का टच, नाक का स्मेल और जीभ का टेस्ट। तो क्या क्या, टच लिख लीजिएगा, टच को मैसेज ये करेगा, स्मेल और टेस्ट, ये 3 काम जो है वो कौन करेगा, आपका थैलेमस काम करेगा। यानी कि जो कोविड-19 हुआ था तो उसमें एक सिम्टम आया था, आपके स्मेल और टेस्ट जो है वो महसूस नहीं हो रहे थे, यानी कि कोविड-19 आपके थैलेमस को इफेक्ट कर रहा था। हाइपोथैलेमस के लिए तो आपको एक बात याद रखना, जितनी भी फीलिंग्स है ना, ऑल फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। भावनाओं को कंट्रोल करता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है कौन भी, आपका हाइपोथैलेमस। फीलिंग्स, सुख दुख, प्यार प्रेम, मोहब्बत, भूख प्यास, टेम्परेचर, तापमान को भी यही नियंत्रित करता है। थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहलाता है। जितनी भी फीलिंग्स है, भूख को फील करते हैं, प्यार को फील करते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को फील करते हैं, दर्द फील होता है। तो फीलिंग्स जितनी में है वो सारी आपकी कौन कंट्रोल करेगा, आपका हाइपोथैलेमस करेगा। देखने और सुनने का काम कौन करेगा, देखने का और सुनने का काम कौन करेगा, आपका मिड ब्रेन करेगा। मिड ब्रेन को सिक्स्थ सेंस कहते हैं, सिक्स्थ सेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, छठी ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिड ब्रेन को ही कहते हैं। उसके बाद आता है सेरिबेलम। बेलम में देखो, बेलम में बैलेंस छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, बैलेंस। बॉडी का बैलेंस जो है बनाने में कौन सहायता करता है, सेरिबेलम। तो आपका खड़ा होना, आपका मतलब जो है वॉकिंग, स्ट्रेट लाइन में वॉक करना, ये सारी चीजें जो है कौन करेगा, ये सब चीजों को कंट्रोल आपका सेरिबेलम करेगा। सारा सेरिबेलम, सेरिबेलम सारा कंट्रोलिंग का काम जो है ना, बैलेंस का काम सेरिबेलम करेगा। इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग इसको कहते हैं, पीछे होता है ये छोटा दिमाग, इसको कहते हैं यहाँ मत मार मेरा छोटा दिमाग है, तो इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। मैडम, मेडुला ओब्लंगेटा को आप याद रखो, मैडम। और आपकी मैडम वो काम कंट्रोल करती है जो आपके कंट्रोल में
नहीं होता। तो मेडुला भी वो काम कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का काम करना, लंग्स का काम करना, हार्ट बीट, सीएडी, ये सारी चीज यदि अनवॉलेंटियर एक्शन आर डन बाई मेडुला ऑब्लंगेटा। जो आपके कंट्रोल में काम नहीं है वो कंट्रोल करेगी कौन भाई? आपकी मैडम। अनवॉलेंटियर एक्शन, अनैच्छिक कार्यों को कंट्रोल करेगा कौन भी? मेडुला ऑब्लंगेटा। पोन्स वेरियोला यहाँ पर होती है पोन्स, और ये ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करती है। ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है पोन्स। पोन्स किसको? ब्रेन, बॉडी को, शरीर को ब्रेन से कनेक्ट करती है। ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है कौन भी? आपकी पोन्स वेरियोला। तो इसका राइट आंसर सेरिबेलम में भी आपको मिल गया होगा। सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आप ये मान के चलो पूरा ही ब्रेन मैंने आपको करवा दिया है। आगे के क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर डाल दो इनके। क्वेश्चन है द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज द सेपरेटेड पार्ट ऑफ। तो क्वेश्चन भाई डायरेक्ट है, कुछ इसके अंदर बचा नहीं है मे बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था भूख प्यास और इसमें फीलिंग भी कह दिया है, फुल ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, भूख प्यास वगैरह इनको कौन देखता है? तो वो आपका कौन देखता है भाई? आपका थैलेमस देखता है। और थैलेमस किसका भाग है? थैलेमस फोरब्रेन का भाग है। तो आप इसको आंसर कर सकते हो, थैलेमस कर सकते हो। हालांकि अलग अलग दिया मिल गया है, दिया होता तो आप इजिली इसको थैलेमस कर सकते थे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड। हमारा ब्रेन जो है वो केवल व केवल ग्लूकोज पर डिपेंड करता है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसको ग्रो नहीं होना है, जितना दिमाग भगवान ने दिया उतना ही रहेगा, बाद में बढ़ेगा नहीं। ये ग्रो नहीं होता, तो प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है, इसको रिकवरी की कोई जरूरत नहीं है। इसको केवल व केवल ग्लूकोज की जरूरत है, और पूरी बॉडी का 20% ग्लूकोज जो है यही ले लेता है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज का प्रयोग यही करता है। ठीक है भाई, 100% में से 20 इसने ले लिया, 80 में पूरी बॉडी के ऑर्गन। तो बहुत ही ज्यादा या सबसे ज्यादा ग्लूकोज यूज करने वाला कौन है? आपका ब्रेन ही है, टोटली डिपेंड होता है ग्लूकोज पर। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विल यू फाउंड द सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस जो है वो आपको कहां पर पाया जाएगा, ये आपको मैं बता देता हूं। आंखों के अंदर मसल्स होती हैं, और मसल्स की लेयर होती है, रेक्टस लेयर कहते हैं इनको, और ऊपर की लेयर जो होती है उसको हम सुपीरियर रेक्टस बोलते हैं। एक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आई होगा, नेत्र होगा। आंखों के अंदर जो है लेयर होती है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीजनरेटिव डिसऑर्डर। डीजनरेटिव डिसऑर्डर है ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का डिसऑर्डर है पहली बात तो। ऑन वन ऑफ सीवियर कंडीशंस दैट क्योज डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है जो आपकी मेमोरी लॉस होना। ठीक है, ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ मेंटल फंक्शंस रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। वही सेम बात है, मेमोरी लॉस हो जाती है और आपका कंफ्यूजन बनता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्जाइमर। क्या बोलते हैं? अल्जाइमर हो गया। ठीक है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होना, कंफ्यूजन होना, तो इसको हम अल्जाइमर बोलते हैं, याद रखिएगा। हालांकि एमनेसिया भी ब्रेन का डिसऑर्डर है, और उसका जो सिजोफ्रेनिया भी ब्रेन का है, और जो है आपका कंफ्यूजन जिसको हम आघात बोलते हैं। कंफ्यूजन का मतलब तो ये होता है ब्रेन की ब्लड वेसल्स रुक जाती हैं, जिसको हम आघात बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है, ये तो एक अलग कंसेप्ट है, ये तो एक अलग कंसेप्ट है। ये एमनेसिया, इसमें भी मेमोरी लॉस होती है, लेकिन इसमें ज्यादा मेमोरी लॉस होती है, कंप्लीटली लॉस हो जाती है एमनेसिया में। ठीक है, वो कहते हैं ना, यहाँ पर तो हल्की फुल्की होती है, इसमें हल्की फुल्की मेमोरी लॉस होती है, कंफ्यूजन बनता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है कि हाँ मैं गया दिल्ली था और बताएगा कि मैं जो है गुड़गांव गया था, गया चेन्नई था बताएगा कि मैं कलकत्ता गया था, यानी कि उसकी हल्की फुल्की मेमोरी लॉस होती है किसमें? अल्जाइमर में। यहाँ पर एमनेसिया में कंप्लीटली मेमोरी लॉस हो जाती है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। नेक्स्ट देखिए, इन ह्यूमंस द नेक इज ज्वाइंट बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स। देखिए, ज्वाइंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स ज्वाइंट जो हिलता डुलता नहीं है, जैसे कि आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर खोपड़ा जो है ये वाला, इसमें 8 बोन होती हैं। आपको लगता है यहाँ पर ज्वाइंट है कुछ,
फिक्स है ये चेहरा है, फेस 14 बोन होती है, आपको लगता है कहीं से यहाँ पर एक अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, आपको लगता है यहाँ पर ज्वाइंट है, तो कुछ फिक्स होती है और कुछ ज्वाइंट होते हैं साइनोवियल। साइनोवियल का मतलब जहां पर मूवमेंट होता है, और साइनोवियल ज्वाइंट्स के अंदर बहुत से होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट है, हिंज है, पाइवोट है, ये सारे हमें आपके साइनोवियल ज्वाइंट हैं। कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो चारों तरफ घूमते हैं, जैसे ये गर्दन है, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक तरफ घूमते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे 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 घूमते हैं, बॉल एंड सॉकेट जैसे कि शोल्डर का है, जैसे पहला बॉल एंड सॉकेट शोल्डर का है, ठीक है। हिंज ज्वाइंट है जैसे कि आपकी कूनी का है जो एक तरफ होता है, हिंज ज्वाइंट है आपकी नी का है, ठीक है। और पाइवोटल ज्वाइंट है, फिक्स ज्वाइंट है। क्वेश्चन कहां से पूछा है वो तो देख लो। नेक, नेक जो चारों तरफ घूमती है ऐसे, ये नेक है, तो इसको हम बोलते हैं पाइवोटल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पाइवोटल ज्वाइंट। फिक्स्ड आपका जो है खोपड़ा स्कल का जो है, स्कल में है, फेस में है, ये फिक्स है सारे के सारे, ठीक है। और पाइवोट आपको पता चल गया ये वाला पाइवोट है, ठीक है। और हिंज आपको पता चल गया होगा ये कूनी का है, और ये नी का है, घुटने का है। और बॉल एंड सॉकेट ये आपका बॉल एंड सॉकेट, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्लैट बोन के बारे में पूछा गया है, कौन सी बोन जो है वो फ्लैट है। तो बोन से क्वेश्चन है सारे के सारे, सभी को पता है 206 हड्डियां होती हैं, बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं, तो सभी बोन्स आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं देख लेता हूँ। इसमें स्पार्ट हड्डी पूछी है, स्पार्ट पहले तो एंकल टकने की हड्डी तो गोल होती है, छोड़ दो इसको। पेल्विक बोन, पेल्विक जो होती है वो भी आपकी स्पार्ट में होती है, रिस्ट भी गोल होती है, ये सारी गोल होती हैं। यहाँ पर रिब्स देखिएगा, रिब्स जो होती हैं बिल्कुल स्पार्ट होती हैं। आप सभी को पता है टोटल 24 रिब्स होती हैं, 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 12 पेयर जो है पाए जाते हैं। रिस्ट जो होती है ये वाली, यहाँ पर जो है एक रिस्ट के अंदर जो है 8 बोन होती है, यहाँ पर बिल्कुल गोल गोल होती है, ठीक है। पेल्विक एंकल, तो यहाँ पर आपसे फ्लैट बोन पूछी है, तो फ्लैट बोन जो है आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो है रिब्स होगा। तो बोन का चैप्टर अगले लेक्चर में कहूंगा मैं। बोन को, सभी बोन्स को एक साथ एक जगह पर बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो बोन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए, बोन को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप ये चीजें जो है आपको अच्छी लगी होंगी और आनंद जो है बिल्कुल आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।